Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. I hope you all are doing very well. So in this lecture, we are going to talk about BEd CET LNMU 2021. So we will discuss about the syllabus and exam strategy of the BEd Combined Entrance Test as it is conducted by Lalit Narayan Mitra University in 2021. Okay, so let us start. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीएड सीईटी क्या होता है। सीईटी का मतलब कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा एग्जामिनेशन जिससे बिहार के सारे बीएड कॉलेजेस में जहाँ पे बीएड की पढ़ाई होती है, बीएड कोर्स के लिए एडमिशन के लिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज बीएड बेसिकली? ओके, सो बैचलर ऑफ एजुकेशन इज एन अंडरग्रेजुएट प्रोफेशनल degree which prepares students for works as a teacher in school. तो बेसिकली ये कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं किसी भी स्कूल में टीचर के वर्क के लिए। ओके, और आप ऐसा कह सकते हैं इफ यू वांट टू बी अ टीचर इन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और इन प्राइवेट स्कूल्स, सो यू नीड अ बीएड डिग्री। ओके, सो बेसिकली इसमें पढ़ाया जाता है कि आपको एक बेहतर टीचर कैसे बनना चाहिए। ठीक है, आप कैसे किसी चीज को पढ़ा सकते हैं अच्छे से, हाउ टू कंट्रोल द क्लास एंड लॉट्स ऑफ थिंग। ओके, सो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड 2021 which is conducted by LNMU. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जो कि ऑलरेडी LNMU ने 2020 में कंडक्ट करा रखा है, ठीक है, तो 2021 में भी LNMU ही कंडक्ट करा रही है। ठीक है, तो इस बार का जो पैटर्न है ऑलमोस्ट पिछले साल के पैटर्न के ही बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पैटर्न क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो एग्जाम होगा आपका वो 2 आवर ड्यूरेशन का एग्जाम होगा। ठीक है, मतलब 120 मिनट। ऑल द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 120 मिनट्स एंड यू हैव टू आंसर 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड ऑल क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस होता है और आपको कोई एक सही विकल्प चुनना होता है, राइट। नाउ ईच क्वेश्चन आई हैव 4 expected answers of which you have to select the most appropriate answer and mark them on the OMR sheet. Okay, so candidate must use blue black pen only, या तो आप ब्लू या ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन को यूज करेंगे OMR शीट को फिल करने के लिए। ओके, so question booklets will have 120 objective types questions और हर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स अलॉटेड होगा दैट विल बी 1 मार्क्स। so 1 multiply 120, so total marks is 120। 120 नंबर का ये टोटल एंट्रेंस होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। सो यू हैव नो नेगेटिव मार्क इन दिस एग्जाम। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो अब देखते हैं सिलेबस क्या क्या है एंट्रेंस का। ओके, तो सबसे पहले सिलेबस में बेसिकली पूरे सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका इसमें जनरल अवेयरनेस आता है। ओके, तो जीए, बिकॉज जीए से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम जीए सेक्शन। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला ये टॉपिक है, ये आपका यूनिट है। ओके, इसके बाद जो 2 और इम्पॉर्टेंट बचता है आपके लिए, वो है आपका टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स। ये बेसिकली ये टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है। अगर आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें जो आपने पेपर 1 में तैयारी कर रखी होगी उससे आपको काफी हेल्प इसमें मिलेगा। ओके, सो तो ये 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से। उसके बाद फिर लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी 25 मार्क्स का। तो आप अगर देखें ये जो बेसिक सेक्शन है रीजनिंग और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जीए, इससे मिला के देखें तो आपके पास कुल 90 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सो इट इज लॉट्स ह्यूज पोर्शन। ओके, तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारा एंट्रेंस का। इसके बाद और हमारे पास जो स्कोरिंग टॉपिक्स यूनिट्स है दैट इज जनरल इंग्लिश। काफी आसान यूनिट होता है ये, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा काफी आसान क्वेश्चन सब।
ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद फिर जेंडर संस्कृत उनके लिए होता है जो शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं, तो ये बीएड वालों के लिए नहीं होता, ये शिक्षा शास्त्री के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक और सेक्शन है, दैट इज जनरल हिंदी। जनरल हिंदी से ही 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स के। ये हो गया आपका टोटल 90 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन एंड 120 मार्क्स। इसमें आपने देख लिया कि अगर मैं इसको दो ओवरऑल सेक्शन में डिवाइड करूं, एक तो आपका इंग्लिश हिंदी हो गया लैंग्वेज पेपर, एक हो गया लैंग्वेज लैंग्वेज जहां से आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स का, और इसके बाद आपको सेक्शन 2 जिसमें हम रीजनिंग, जीए और टीचिंग, ये आपको 90 मार्क्स का। ठीक है, तो ओवरऑल 120 मार्क्स। राइट, आई होप क्लियर रहा होगा यहाँ तक। तो हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है सीईटी को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, देखो अब क्या हो गया ना कि पहले होता था बीएड एंट्रेंस के, बीएड में कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए यू डोंट नीड टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन, सीट्स अवेलेबल है, आप डायरेक्ट जाके भी एडमिशन ले सकते हो। बट आफ्टर 2016-17 इट इज नाउ मैंडेटरी you have to pass CET. Okay, without scoring in CET, without passing CET or having minimum qualifying marks in CET, you can't take admission in any BEd college or any BEd course. Okay, so for unreserved category, it is 35%. So you need to score 35%, 35% to qualify the exam. So at least 35% marks आपको लाना होगा कितने में, आउट ऑफ 120 मार्क्स। 120 नंबर में आपको कितने नंबर लाने होंगे, 35%। ओके, सो ये हो जाता है आपका लगभग 42 नंबर के आसपास। इट इज अप्रॉक्स नहीं, एक्चुअली होगा 42 मार्क्स। सो यू नीड टू स्कोर 42 मार्क्स आउट ऑफ 120 मार्क्स। तो इतने नंबर में आप क्वालिफाई कर जाते हो, यानी कि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इतना आपको नंबर लाना ही होगा। ठीक है, ताकि आप किसी भी बीएड कॉलेज में बीएड कोर्स में एडमिशन ले सको। इसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 5% का, यानी कि 30% मार्क्स, यानी कि 36 नंबर आपको लाना है 120 में, इफ यू बिलोंग्स टू SC ST EBC UBC एंड वुमेन कैटेगरी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर रहा होगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा सैंपल के तौर पे, ठीक है, जो कि 2020 में पूछा गया है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आई विल अटैच अ पीडीएफ लिंक, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा 2020 के क्वेश्चन पेपर का। तो इफ यू वांट देन यू कैन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, नॉट ऑल द क्वेश्चंस। ओके, एंड इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल ट्राई टू मैनेज ये सारे क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूं, और स्पेसिफिकली जो सेक्शंस है हमारा, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो सब लेके आऊं। ओके, सो सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या जनरल इंग्लिश। तो इसमें से जो 2020 में क्वेश्चन आया है वो कॉम्प्रीहेंशन नहीं था, ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा बेसिकली वन वर्ड्स क्वेश्चंस था, जैसे जनरली ग्रामर से रिलेटेड या फिर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस था। ठीक है, तो मे बी हम लोग ऐसा मान के नहीं चल सकते कि कॉम्प्रीहेंशन से नहीं पूछेगा, मे बी एक पैसेज दे दे। और ओवरऑल ये देखो प्रैक्टिस का चीज है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से तो कवर अप हो जाता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ओके, तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा था। जैसे देखो एक तरह का क्वेश्चन आया था कि इसमें से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, जैसे रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब क्या होता है। तो ऑब्वियसली रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि आपको सही तरीके से बिटवीन द लाइन, यानी कि एक एक पॉइंट को अच्छे से कंसीडर करके पढ़ना है। तो इट मींस टू रीड केयरफुली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन द प्रीवियस ईयर, तो वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। गिव अप का मतलब पूछ रहे, गिव अप का क्या मतलब होता है। गिव अप का मतलब क्रिएट नहीं होता, कंटिन्यू नहीं होता, लिव नहीं होता, इसका मतलब होता है कीप अवे। ओके, सो व्हाट यू नीड टू कीप अवे योर बैड हैबिट्स, तो इस सेंटेंस का मतलब होता है। ठीक है, अब उसका देखो एक तरह का क्वेश्चन आया था कि इसमें से 4 अल्टरनेटिव में से आपको फिर से एक ऐसा चुनना है जो एकदम करेक्ट मीनिंग रिफ्लेक्ट करे। जैसे एन अनमैरिड मैन, तो एक बिना शादीशुदा के इंसान को क्या कहते हैं, से बैचलर कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस का जो लेवल है दैट इज नॉट सो टफ, नॉट सो मॉडरेट,
नॉट सो डिफिकल्ट, और हम बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, देखो लैंड और वाटर दोनों पे रहने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली वाटर में जो रहते हैं उसको एक्वेटिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको एम्फीबियंस कहा जाता है, इसको एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस उसे कहते हैं, जैसे आपको कछुआ बोल सकते हो, या फिर आप मेढक बोल सकते हो। मेढक जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, ठीक है। तो दे आर एम्फीबियंस। एट लास्ट ही yielded द डैश टेम्पटेशन। ओके, तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट ग्रामर सेक्शन हो गया आपका, कि इसमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ठीक है। फिर जैसे है वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, तो इस चार ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं, एट लास्ट ही yielded डैश टेम्पटेशन, एट लास्ट ही yielded for about to with, yielded with temptation. So next question is work hard otherwise you should fail. Work hard otherwise list or else, तो आई होप इसका आंसर अदरवाइज होगा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू शुड फेल। ओके, जनरल हिंदी का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं, बस आप क्वेश्चन का मतलब समझ लो कि किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसमें से तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव बोला जाता है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो बेसिकली इंग्लिश हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में चुने आ, इसमें से क्या डैश क्या होना चाहिए, तो बेसिकली एक्सक्लेमेशन ही होगा आ, ये दिस सिंबल। इसमें अल्प विराम कौन सा है, इसके बाद फिर आपको अपने हाथों से स्वयं काम करे, इस वाक्य का शुद्ध रूप चुने। यू कैन सी दैट क्वेश्चंस आर सिंपल एंड यू कैन जस्ट, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब टैकल हो जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का। सो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में जैसे देखो, इसमें 3 4 5 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इस बार जो पूछा गया था बेसिकली 4 से 5 तरह का टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक तो हो गया आपका जो जनरल रीजनिंग से होता है, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट रहता है ना, और उससे आपको आंसर सेलेक्ट करना। जैसे इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, एक क्लास है, इसमें 60 स्टूडेंट है, इसमें कुछ बॉयज हैं एंड सम आर गर्ल्स। ओके, तो एक रिलेशन है कि बॉयज जो है वो गर्ल्स का डबल है, तो मान लो अगर गर्ल्स हमारा x है तो बॉयज 2x होगा, और टोटल 60 है, तो इसका मतलब है कि अगर गर्ल्स 20 है तो बॉयज विल बी 40। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीना, रीना जो है वो 17th रैंक पे है, टॉप से, ठीक है। तो मान लो अगर ये टॉप 1 हो गया, 2 डैश डैश डैश, यहाँ पे 17, तो यहाँ पे रीना लाई करते, इसके नीचे होगा कहाँ तक, अप टू 60। नाउ सी व्हाट क्वेश्चन आस्क, इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ रीना, तो रीना से ऊपर, रीना से ऊपर 9 बॉयज हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर इन रैंक, इस रैंक में इसके बाद कितने गर्ल्स बचते हैं। अभी देखो रीना से ऊपर कितने बच रहे हैं, 16, तो 16 में रीना 17, अगर हम मान के चलो 17 से ऊपर देखो तो रीना इंक्लूडिंग रीना, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। ओके, सो अगर 9 बॉयज हैं तो अब इसमें बचता कितना है, 7 गर्ल्स। ओके, तो 7 गर्ल्स आर अहेड ऑफ रीना, इंक्लूडिंग रीना इट विल बी 8। रीना या रीना लगा के, रीना इंक्लूडिंग रीना देयर आर 8 गर्ल्स, एंड आफ्टर रीना हाउ मेनी गर्ल्स आर लेफ्ट। यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो गर्ल्स का नंबर है वो है 20, और 8 गर्ल्स इंक्लूडिंग रीना आर ऑलरेडी देयर, सो हाउ मेनी गर्ल्स विल बी आफ्टर हर रैंक, तो ये आफ्टर पूछ रहा है, आफ्टर देयर विल बी 12 गर्ल्स। ओके, क्लियरली 20 माइनस 8, ये हो जाएगा 12 गर्ल्स, सो आंसर विल बी 12, राइट। तो ये सब तरह का क्वेश्चन जो है आप सिंपली प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में रीजनिंग के ऊपर भी काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाऊंगा, इससे काफी आसान होगा आपके लिए, ठीक है। सो देख कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सिलोजिज्म स्टेटमेंट है, इसको सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है, या इसको सिलॉग भी कहा जाता है। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट रहेगा। अब देखो दोनों स्टेटमेंट का कंक्लूजन से एग्जैक्टली रियल लाइफ का कोई वास्ता नहीं है, ये बस एक रिलेशन आपको फॉर्म करना है। जैसे देखो ऑल कैट्स आर रैट, अगर मान लो ये कैट है, ये कैट है, ये सारा कैट जो है वो रैट है,
सॉरी, दिस ऑल रैट, ओके। सो लेट अस सी ऑल रैट्स, तो ये रैट्स है, सारा रैट क्या है, कैट है। तो मैंने इसको एक ऊपर बॉक्स में डाल दिया कि रैट पूरे कैट में, यानी कि बड़ा जो है वो कैट रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा रैट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारा का सारा रैट जो है वो कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा का सारा रैट कैट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग। अभी सारा का सारा कैट जो है ये डॉग है, यानी कि ऑल कैट्स आर डॉग। सी दिस ऑल कैट्स आर डॉग। अब ये हमारा वेन्स डायग्राम हो गया, ये वेन्स डायग्राम हो गया। सिलोजिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है वेन्स डायग्राम। ये भी मैं सिलोजिज्म के लिए एक लेक्चर बना के इसको क्लियर करूंगा, ओके। ठीक है, तो ऑल कैट्स आर डॉग, ये क्लियर है। अब इसका कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डॉग्स आर रैट। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि सम डॉग्स आर रैट और नॉट। अब देखो, सम डॉग यानी कि ये जो रैट है ये रैट कैट भी है और ये रैट डॉग भी है, तो क्लियरली सम रैट्स आर डॉग। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो, यानी पहला कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है, ओके। अब सी सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट। ऑब्वियसली सम डॉग, ये पूरा डॉग नहीं, कुछ डॉग, यानी कि इतने सारे डॉग जो कैट हैं वो डॉग भी हैं, तो सम डॉग्स आर आल्सो कैट। तो सेकंड कंक्लूजन इज आल्सो राइट। तो इसमें से जो चारों ऑप्शन है इसमें से हमारा सही हो जाएगा इफ बोथ 1 and 2 फॉलोज, दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो इस तरह का स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो आता है इसमें आपको इस तरह सिलोजिज्म की तरह आप नहीं सॉल्व कर दे इसको। जैसे इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिक पीपल नीड मेडिसिन, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा रियल लाइफ से इसको ऐड करना है कि जैसे अगर बीमार लोगों को मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो क्या इससे कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि हेल्दी पीपल डू नॉट नीड मेडिसिन। अगर बीमार लोगों को मेडिसिन चाहिए तो किसे नहीं चाहिए, हेल्दी लोगों को मेडिसिन नहीं चाहिए, है ना। उसका दूसरा कंक्लूजन क्या है, पीपल कीप मेडिसिन इन देयर होम। अब देखो पीपल जो है सारे लोग, जरूरी नहीं है कि मेडिसिन को घर में रखें, कुछ लोग जरूरत पड़ने पे लाते हैं, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है क्लियरली आपको दिख रहा है कि इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तो क्लियरली कि पहला कंक्लूजन जो है हमारा वो क्लियरली फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को, सेकंड कंक्लूजन नहीं कर रहा, ठीक। अब जैसे देखो फिर एक अलग लेवल का स्टेटमेंट है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, ये एक स्टेटमेंट दिया है कंप्लीट, स्कूल ड्रॉप आउट रेट इज वेरी हाई इन द रूरल एरियाज एज चिल्ड्रन सपोर्ट देयर पेरेंट्स इन इनकम अर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है। कह रहा है कि स्कूल ड्रॉप आउट जो है रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में काफी ज्यादा है। कारण ये है कि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को अर्निंग में सपोर्ट करने लगते हैं, अर्निंग एक्टिविटीज में छोटे उम्र से ही, तो इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है ज्यादा हो जाता है। अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सही करने के लिए। तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी एक्सपेंडेड इमीडिएटली टू एजुकेट पेरेंट्स। तो एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए जिससे पेरेंट्स को इमीडिएटली अवेयर किया जा सके कि ये जो है आप मतलब बच्चों को आप प्रमोट करें पढ़ाई के लिए, ना कि अर्ली एज में अर्निंग के लिए, राइट। कंपनसेशन इज नॉट अ रेमेडी। देखो इसका फिर कंपनसेशन की बात कर रहा है, कंपनसेशन इज नॉट अ रेमेडी। तो कंपनसेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनसेशन का कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है, दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये कोई मतलब ही नहीं रख रहा। तो पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इफ ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि 5 साल के बच्चों को स्कूल में डाल देना चाहिए, ठीक है, ये डिजायरेबल है। अब इसमें एजम्पशन क्या, देखो यहाँ पे एजम्पशन आएगा, ये स्टेटमेंट के लिए क्या क्या एजम्पशन है ये आपको समझना है, और इसमें बताना है कि कौन कौन सा एजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट है, ओके। सी व्हाट आर द एजम्पशंस नाउ, एट दैट एज द चाइल्ड, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। अब इससे क्या क्या निकल के आता है, एट दैट एज मतलब उस एज में 5 साल तक, ठीक है, द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। यानी कि 5 साल तक बच्चे का जो प्राथमिक डेवलपमेंट होता है वो लगभग हो जाता है और वो आगे की लर्निंग के लिए ना इज रेडी। दूसरा है स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज। तो देखो अभी ये स्टेटमेंट तो एकदम रेडिकल हो गया कि कोई भी स्कूल ऐसा कैसे 7 साल के बाद बच्चों को एडमिट ही नहीं करेगा, राइट। कोई बच्चा हो सकता है लेट से पढ़ाई स्टार्ट करे, तो ये स्टेटमेंट अब सीधा इसको ये कह सकते हैं ये इम्प्लिसिट नहीं है। तो पहला एजम्पशन जो है वही बस एक इम्प्लिसिट दिख रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ पजल।
ठीक है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट हम बोलते हैं इसको। तो 6 people are sitting फेसिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल प्लेइंग अ गेम। अब देखो एक सर्कल में 6 लोग बैठे हुए हैं, विजय जो है वो अब क्या कह रहा है इसमें, ये सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं। तो मान लो हम एक सर्कल बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 1 हो गया, 2 3 4 5 and 6 and all are facing center. Okay, all are facing center, all are facing center, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अब ये स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है। विजय वाज ऑन द लेफ्ट ऑफ सुधीर। अब सुधीर जहां भी होगा, मान लो अब सुधीर यहाँ है, सुधीर यहाँ है, तो विजय जो है वो उसके लेफ्ट में है, वाज ऑन लेफ्ट, नहीं कि इसके लेफ्ट में। लेफ्ट इसका इधर होगा, ये अगर इधर सेंटर की तरफ देख रहा है, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। सो विजय कहाँ है, विजय इसके लेफ्ट में है। ओके, अमर वाज बिटवीन सौरभ एंड, ये एक स्टेटमेंट हो गया, उसको ऐसे लिख लो। पहले तो आपने प्लेटफॉर्म बना लिया कि इसमें को इसको अरेंज करना है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है देखो, अमर वाज बिटवीन सौरभ एंड राकेश। अमर जो है, अमर वो सौरभ और राकेश के बीच में। अभी ये क्लियर नहीं है कि सौरभ यहाँ है, सौरभ अमर के लेफ्ट में होगा या राकेश अमर के लेफ्ट में होगा, तो ये दोनों लेफ्ट राइट बदल सकता है। तो ये स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, नीरज वाज सेकंड टू द अमर्स लेफ्ट साइड। नीरज जो है अमर के सेकंड टू द लेफ्ट साइड है। सो मान लो ये अमर है, ये अगर अमर है, अमर के सेकंड लेफ्ट, यानी कि ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया और ये सेकंड लेफ्ट हो गया, तो सेकंड लेफ्ट में कौन है, नीरज। तो ये 3 स्टेटमेंट दिया है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें कम से कम 2 या 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब चलो इसको हम सेट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जो हमने यहाँ बना रखा है। तो यहाँ पे आप सोचो कि इस तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टार्ट करें जहां से आसानी हो हमको। तो ये दोनों तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको 2 केस ऐसा लेना पड़ेगा, लेकिन ये हम क्लियरली यहाँ पे ये इसको सेट कर सकते हैं। तो कहीं भी आप अमर को ले सकते हो। मान लो अमर यहाँ है, राइट, अमर यहाँ है, तो अमर के सेकेंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा नीरज, यहाँ पे हो जाएगा नीरज, राइट। अमर के सेकंड लेफ्ट में नीरज हो गया। अब देखो नीरज या अमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कोई स्टेटमेंट, सो ये दिख रहा है हमको। तो अमर यहाँ है और अमर के लेफ्ट साइड या तो यहाँ सौरभ होगा या यहाँ राकेश होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा करके लिखते हैं, यहाँ सौरभ भी हो सकता है या राकेश भी हो सकता है। यहाँ पे या तो राकेश होगा या सौरभ होगा। ओके, अब हो गया। अब उसके बाद देखो ये स्टेटमेंट भी हमने लगा दिया, ये भी लगा दिया। अब उसके बाद विजय जो है वो सुधीर के लेफ्ट में है। तो विजय जो है वो सुधीर के लेफ्ट में, तो विजय अभी तक आया नहीं, सुधीर अभी तक आया नहीं। तो आप यहाँ पे आप ऐसा सेट करो कि सुधीर जहां भी, तो विजय उसके लेफ्ट में होगा। अगर मान लो सुधीर यहाँ देते हैं, अगर हम सुधीर यहाँ देते हैं, उसका लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में तो जगह ही नहीं बचा ना, तो ये इधर नहीं हो सकता विजय, तो सुधीर हमें यहाँ देना पड़ेगा। ये हमारा सुधीर, और सुधीर के लेफ्ट में कौन है, विजय, तो विजय हो जाएगा यहाँ, राइट। अब ये क्लियर है, लेकिन यहाँ पे स्टिल हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ ये जो जगह है, इस जगह पे सौरभ भी हो सकता है या राकेश भी हो सकता है, या इस जगह पे राकेश भी हो सकता है, सौरभ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, हु वाज सेकंड टू द विजय राइट, विजय राइट, सेकंड टू विजय राइट। तो विजय कहाँ है, विजय यहाँ है, विजय का राइट किधर होगा, इधर फर्स्ट राइट, और ये हो गया सेकंड राइट। सो नीरज इज द सेकेंड टू द विजय राइट। ओके, सो दिस इज द करेक्ट। तो इससे आपको 2-3 और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुधीर के अपोजिट कौन है, या पूछ सकता है सुधीर के सेकंड टू द राइट कौन है, सेकंड टू द लेफ्ट कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं लोग जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कैसा पूछा गया, तो इन विच ईयर बंगाल वाज डिवाइडेड, बंगाल वाज डिवाइडेड इन 1905। ओके, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, हु इनिशिएटेड चंपारण मूवमेंट, महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट का शुरुआत करा था। ठीक है, बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। तो बिरसा मुंडा, देखो बिरसा मुंडा, क्लियरली बिरसा मुंडा नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा, ये झारखंड के हैं।
he is related to झारखंड स्टेट. ओके, सो गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया? हु हैज रिटन गीतांजलि? रविन्द्रनाथ टैगोर. एंड मोस्ट important कि रविन्द्रनाथ टैगोर got Nobel Prize for this literature, okay, for this Gitanjali. Okay, now see the level of question. Who is the chief minister of Bihar? ठीक है, इस तरह का ये जनरल अवेयरनेस में एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, राइट? नाउ ये क्वेश्चन है, a place on the earth can be shown with the help of. देखो, अर्थ पे किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या लैटिट्यूड चाहिए, लॉन्गिट्यूड चाहिए, दोनों चाहिए, कुछ नहीं चाहिए? देखो पहले आप समझ, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलता है एक ऐसे लाइन को जो कि पैरेलल लाइंस होता है, इस तरह का लाइन, यानी कि आप अगर ग्लोब देखो या मैप देखोगे तो आपको इस तरह का जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो दिखेगा, ठीक है? तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड. इस लाइन को लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है? और ये जो आपको वर्टिकल्स दिखता है, वर्टिकल्स लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. सो जो आप ये पढ़ते हो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, सो दे आर लैटिट्यूड्स बेसिकली, लैटिट्यूडनल लाइंस. और जब प्राइम मेरिडियन ये सब पढ़ते हो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. तो किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए हमें दोनों का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो बस इस पॉइंट को हम दिखाएं बस लैटिट्यूड पे, तो ये पॉइंट इस पूरे लॉन्गिट्यूड पे यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है? लॉन्गिट्यूड तो सबके लिए सेम है, ठीक है, लेकिन लैटिट्यूड अलग अलग हो रहा है. तो किसी एक फिक्स पोजीशन को बताने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों आपको बताना पड़ेगा. सो बोथ ए एंड बी आर नीडेड. तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है? देख लो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे. हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? देखो ये जो चीज है ना, गवर्नर बेसिकली चीफ मिनिस्टर के जैसा तो होता नहीं, किसका इलेक्शन होगा 5 साल में एक बार बनेगा, तो ये चेंज होता रहता है. तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द न्यूज, ठीक है? तो न्यूज रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इस सबसे अगर आप जनरल न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो या जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा अवेयर रहते हो तो ये सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. बाकी स्टैटिक क्वेश्चंस जो है इसके लिए आई विल ट्राई कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें स्टैटिक पोर्शन जो है प्रीवियस ईयर से ही वो कवर अप हो जाए. सो फागू चौहान इज द करंट गवर्नर ऑफ बिहार. देखो क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो इस एग्जाम भी मान लो जुलाई में हो या अगस्त में हो, तो आप देख लो कि इससे 4-5 महीना पहले के और अभी तक में कौन है गवर्नर. अभी अगर एग्जाम के रिसेंट अगर 1 महीना पहले या 15 दिन पहले कोई गवर्नर चेंज हो जाते हैं तो आपको वो वाला ऑप्शन नहीं मारना, उससे पहले जो गवर्नर होंगे उसको लगाना होता है, ठीक है? सो अभी भी फागू चौहान है, ठीक है? 2020 में से पहले ही ये फागू चौहान आ गए थे, ठीक है? अब सी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स. बेसिकली जिस चीज के लिए आप बीएड करोगे उस चीज की भी ज्ञान थोड़ी सी आप में होनी चाहिए, तो ये भी जांचता है सीईटी में. तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी स्कूल इज अ टर्म यूज्ड फॉर व्हिच क्लास लेवल? तो प्राइमरी स्कूल देखो 1 से 5 तक होता है, ठीक है? मिडिल 5 से 8 तक होता है, ठीक है? या इसको ये प्री प्राइमरी, इसको नेक्स्ट प्राइमरी बोलता है, ठीक है? हायर प्राइमरी बोला जाता है. इसके बाद फिर आपका 9th और 10th हो जाता है सेकेंडरी, ठीक है? 9th और 10th क्या हो जाता है? सेकेंडरी. और 11th 12th हो जाता है आपका हायर सेकेंडरी. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 से 5 तक प्राइमरी, ठीक है? मिडिल बोला जाए तो 1 से 8 तक. द बेस्ट वे टू टीच द कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स टू प्रोसीड फ्रॉम. देखो ये डिफिकल्ट टू सिंपल या नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, ये अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट वाला जो तरीका है, इससे हम बच्चे को आसानी से किसी चीज को समझाया जा सकता है. सो द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैंने बताया 11 12 जो होता है, सॉरी 9th 10th जो होता है वो सेकेंडरी एजुकेशन है. तो 9th और 10th तो ये 2 साल हो जाएगा. अभी देखो नया एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग सब थोड़ा सा बदला है, तो आपको अगर अब जो क्वेश्चन आता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ सकता है, तो यू हैव टू गो अपडेट विद दिस पॉलिसी. ओके, सो इसका आंसर तो 2 होगा यहाँ पे से. एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ठीक है? और सेमेस्टर कंसिस्ट ऑफ 6 months. विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट? इसमें से पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है? मोटिवेटिंग द लर्नर ये है, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ये है, कंट्रोल बाय फोर्स ये नहीं हो सकता, प्लानिंग एक्टिविटीज हो सकता. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये नहीं है. एनसीसी बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सो दिस इज द को करिकुलर एक्टिविटी. Which one of the following is the greatest problem for a school? So lack of finances, lack of good infrastructure, lack of good teachers, lack of student conditions. देखो
ये वाला जो ऑप्शन है, अगर सही शिक्षक नहीं होंगे तो कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना भी अच्छा फाइनेंशियल कुछ भी हो, तो जो प्रॉब्लम है स्कूल में रहेगा ही। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि स्कूल में एक अच्छे शिक्षक की कमी। विच इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। तो लर्निंग के लिए सबसे अच्छा क्वालिटी जो है स्टूडेंट का, वो क्या है? गुड मेमोरी, गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी, हार्ड वर्क टू लर्न, क्यूरियोसिटी टू लर्न। ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी टू लर्न इज द greatest quality. Which one of the following is not the quality of a good school? एक अच्छे स्कूल की ये कौन सी क्वालिटी, खासियत नहीं होती? टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, कंडक्शन ऑफ डिबेट्स एंड इजी ऐसे राइटिंग, नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम्स, वेल डेवलप। देखो ये सब तो है ही, तो ये जो ऑप्शन है ये दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि पूछ रहा है कौन सा नहीं है। देख लिया आपने कि जो क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का या भी टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट का भी स्कूल में जो क्वेश्चन है, ये आपका बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है, ठीक है। आपके पास अगर एक बेसिक सेंस है, एक बेसिक सेंस से आप अगर चाहो, बेसिक सेंस से चाहो तो आप आंसर कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस का तो आपने जैसा देखा सैंपल क्वेश्चन, और आप प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस को अगर आप डिस्कस कर देख लो एक बार सही से, so say we'll try to make a separate video for on that, ठीक है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को भी अटैच कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको और एक एक क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। तो क्लियरली यू कैन सी कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफी मॉडरेट लेवल का है, काफी आसान लेवल का है, ठीक है। तो इजीली किया जा सकता है, और 35% मार्क्स लाना, इट इज वेरी 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 केक वॉक। तो आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना, यू हैव टू फोकस कि आई हैव टू स्कोर 100+ मार्क्स, ठीक है। एंड यू कैन इजीली स्कोर इट, आई होप, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है। स्ट्रैटेजी देखो यही है कि अभी आपके पास शायद ज्यादा टाइम ना हो तैयारी करने के लिए, मे बी एग्जाम एक दो महीने, एक महीने के बाद ही हो, एक महीने के अंदर हो जाए, ठीक है। अगर आपका समय कम है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन देखा आपने, इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स दोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकता है आप सॉल्व करो। जरूर नहीं कि प्रीवियस ईयर बस जो इसमें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही मिलेगा आपको एलएलएम या सीईटी बिहार का, ठीक है। बाकी दूसरे स्टेट का भी देख लो, दूसरे यूनिवर्सिटी का देख लो, और भी कहीं का क्वेश्चन मिले तो देख लो। जैसे जीए का है, जीए का जनरल अवेयरनेस का जितना क्वेश्चन मिलता है आसपास का देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो देख सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। उसका जो मेन आपका रीजनिंग बचता है, रीजनिंग, तो देखा आपने मैथ्स से क्वेश्चन था नहीं, तो रीजनिंग से जो आपका क्वेश्चन है तो ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो करना क्या है अभी? इसको करने के लिए आप बस एक टारगेट बना लो कि एग्जाम से पहले मैं कम से कम 10 से 20 मॉक लगा के जाऊंगा। 10 से 20 मॉक यानी कि 10 से 20 मॉक का मतलब है कि 20 मॉक यानी 20 इंटू 120 क्वेश्चन, ठीक है। सो 2400 क्वेश्चन, इतना सॉल्व तो कम से कम करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए नहीं है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड आई होप अगर आप अच्छे से, अगर डेली कम से कम एक मॉक ही सॉल्व करते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा टेस्ट देके बैठना है, क्योंकि टाइम आपके पास सफिशियंट है। देखो आपके पास टाइम 2 घंटा होता है, और 2 घंटा में मैथ्स का क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला सॉल्व करने के लिए। सिंपल सिंपल पढ़ोगे, जो आएगा बनेगा, ठीक है। तो नहीं आएगा आप आगे बढ़ोगे, या फिर जो आप मैक्सिमम गेस कर सकते हो उस क्वेश्चन को टिक करोगे, उस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो टाइम सफिशियंट है, आराम से प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व करो, ठीक है। और जो आपका जीके जीए का है, जो पिछले 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ्स का जो आपका जीए है, ये आप देख लो, ये आपको आने वाले दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएगा, ठीक। तो आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, एंड बी हैप्पी ऑलवेज, एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है।